अब आप लोगों को कराने जा रहा हूँ जो ये हेडिंग है आपका काचीज इंटीग्रल फार्मूला है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है प्रूफ के लिए। हेडिंग आपका देख लीजिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं है जो इसके पहले हमने कराया है, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला, डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए हमने जो बता रहा हूँ आपको 100% इम्पॉर्टेंट है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम इसको स्टेट एंड प्रूव करने के लिए आता है पेपर में, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। और ये आपको देख लीजिए 2006 से लगातार आया हुआ, 2006, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 2006 से स्टार्ट हुआ है आपका। 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ये सब में आया हुआ पेपर में K2 में प्रूव करने के लिए आता है। 100% इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ, क्योंकि दोनों प्रूफ जो है इम्पॉर्टेंट है पेपर में आता है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला, दोनों में से कोई न कोई एक पेपर में K2 में ज़रूर आएगा। इसलिए आप इसका फार्मूला ज़रूर डिराइव दोनों करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और तभी आप पेपर में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्रूफ आता है तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला दोनों प्रूफ आप करने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, और नहीं तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है राइट द स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ जेड, जो इसका स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ जाता है। अब स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विदिन, विदिन मतलब उसके अंदर जो भी आप कर बनाएंगे, विथ इन, विदिन, एंड एफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व, ऑन ए क्लोज्ड कर्व C and on a closed curve C and a closed curve C होगा, मतलब एफ जेड इज एनालिटिक विदिन ऑन ए क्लोज्ड कर्व C, जो क्लोज्ड कर्व C है उसके अंदर एनालिटिक होगा एफ जेड फंक्शन। जो एफ जेड इज एनालिटिक जो है ऑन ए क्लोज्ड कर्व C, जो एक क्लोज्ड कर्व C बनाएंगे उसके अंदर एवरी पॉइंट पे एनालिटिक होगा। एंड इफ ए इज एनी पॉइंट ऑन C, C के अंदर कोई पॉइंट हो, इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन C एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन C, विथ इन C, मतलब जो कर्व क्लोज कर्व C है, C के अंदर कोई पॉइंट A हो, इफ़ A इज एनी पॉइंट विद इन C देन, ये स्टेटमेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। देन या फिर इक्वल टू, जो प्रूव करना आपको है, नहीं ये जो देन आपको इंटीग्रल है, या फिर इक्वल टू 1/2 पाई A, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे। इंटीग्रल ऑफ C ये हो गया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये फार्मूला है आपका। देन एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये स्टेटमेंट है। अगर आप राइट द स्टेटमेंट ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो इतना लिखेंगे, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व C, मतलब जो क्लोज्ड कर्व C है उसके अंदर एवरी पॉइंट पे फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक है। और मान लेते हैं कि ए इज एनी पॉइंट विद इन C, मान लेते हैं C जो है, C कर्व जो क्लोज्ड कर्व C है उसके अंदर ए कोई पॉइंट है। अब इसको हम प्रूव कराने जा रहे हैं। प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको।
और तभी आप कर पाएंगे। हम मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं हमने, कंसीडर द फंक्शन जो फंक्शन ले रहे हैं एफ जेड की वैल्यू, ये एफ जेड अपान जेड माइनस ए जो हमारा फंक्शन है, इसको पूरे को फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड अपान जेड माइनस ए को। कंसीडर एफ जेड अपान जेड माइनस ए इज एनालिटिक, मान लेते हैं कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपान जेड माइनस ए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट विद इन सी के अंदर, एट ऑल पॉइंट्स with in C except at x equal to a, except at z equal to a, जो z इक्वल टू यहाँ जो डिनोमिनेटर में पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़ के एवरी पॉइंट पे कंटिन्यू एनालिटिक फंक्शन हम माने। जो कंसीडर किया हूँ मैं कि कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट पे विद इन सी के अंदर जो क्लोज कर्व है उसके अंदर एवरी पॉइंट पे फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू ए, जो इस पॉइंट को छोड़ के जो डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और जब फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा ये टर्म, तो इसका मतलब उस केस में फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा, क्योंकि नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो इसलिए जेड इक्वल टू ए पॉइंट छोड़ के सभी पॉइंट पे जो है एनालिटिक है, विथ द पॉइंट ए with the point A एज ए सेंटर, जो पॉइंट ए ले रहे हैं एज ए सेंटर, पॉइंट ए को एक सेंटर मानना है, एज ए सेंटर विथ द पॉइंट ए एज ए सेंटर एंड रेडियस आर, देख लीजिए एक हम ले रहे हैं क्लोज्ड कर्व, जो कर्व ऐसा ले रहे हैं क्लोज्ड कर्व है आपका, थोड़ा सा आपको समझाएंगे आपको। ये क्लोज्ड कर्व है और ये इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी मीन्स क्लोज्ड कर्व। इसके अंदर कोई पॉइंट ले रहे हैं, सपोज करो कि एक पॉइंट ए है, हमने लिया हूँ इफ़ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं। अब इस सी पॉइंट जो ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस जो हमने ले लिया वो आर है, स्मॉल आर है। अब सेंटर इसका जो है आपका ये काम है, यहाँ बीच में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस आर है। आपको करना क्या है, अब इसके बाद समझ लीजिए, हमें इस सेंटर जो ए माने हैं, इस सेंटर जो हमने ए मानना कहा हूँ, वहाँ पे जो एक ड्रा करेंगे, एक ड्राई स्मॉल सर्किल बनाएंगे जो सेंटर ए उसके अंदर होनी चाहिए। एक विड्रा ये स्मॉल सर्किल बनाएंगे और जो इनक्लोज्ड बाय द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए को इनक्लोज करता हो, और एक स्मॉल सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस जो है बहुत ही स्मॉल है। तो ड्रा ये स्मॉल सर्किल C1, ड्रा ये स्मॉल सर्किल C1, एक स्मॉल सर्किल, ड्रा ये स्मॉल सर्किल C1 एक स्मॉल सर्किल C1 ड्रा करेंगे जिसमें लाई करेगा इंटरली इनसाइड C, लाइज इंटरली
मतलब क्लोज जो सी को क्लोज करता है, इसमें इंटरली मतलब लाइज इंटरली इनसाइड सी। समझ लीजिए, जो हम ड्रा करने जा रहे हैं एक स्मॉल सर्किल C1, वो लाई करना चाहिए इंटरली इनसाइड सी के अंदर होना चाहिए। जो सर्किल सी ड्रा करेंगे वो आपको इन जो है साइड जो सर्किल सी है उसके अंदर होना चाहिए। तो अंदर सी होना चाहिए। और मान लेते हैं सी है, तो यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं एक स्मॉल सर्किल, सपोज इतना स्मॉल रहेगा, और ये इतना स्मॉल सर्किल ड्रा करेंगे जो पॉइंट ए उसको इनक्लोज होना चाहिए, पॉइंट ए है। अब यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि हम ये चीज़ है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल C1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिगर बना लीजिएगा, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये सर्किल आपको C1 रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा सर्किल C1 है, ये सर्किल C है, ऐसे आपको निकल जाएगा फिर पूरा। तो ये पूरा क्लोज कर्व आप देख लीजिए। एक हमने यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस जो ले रहे हैं, ये पूरी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आपका R है, स्मॉल R है। और ये रेडियस हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो सर्किल ड्रा किया हो इसकी रेडियस रो है, मीन्स इसकी रेडियस जो है रो मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस रो है, ये रेडियस आपका रो है जो बहुत स्मॉल है। स्मॉल का मतलब इतना स्मॉल ले रहे हैं जो पॉइंट ए है, हम मान लिए हैं कि ए इज एनी पॉइंट जो है पॉइंट ले रहे हैं विद इन सी के अंदर पॉइंट ले रहे हैं। तो उस पॉइंट को मतलब इतना उस पॉइंट पे सर्किल ले रहे हैं, पॉइंट से थोड़ा सा ग्रेटर ले रहे हैं, मतलब उसका रेडियस नियर अबाउट 0 की तरफ टेंड करेगा। 0 नहीं है लेकिन वो 10 to 0 करेगा। इतना स्मॉल सर्किल हम ड्रा करते हैं, जो फिगर में तो बड़ा बना रहा हूँ इसलिए कि दिखाने के लिए। अदरवाइज जो ये C1 सर्किल है वो बहुत ही स्मॉल सर्किल है, बहुत ही छोटा सर्किल है, जिसका रेडियस नियर अबाउट 0 के क्रॉसपोंडिंग है। तो पॉइंट का हम पॉइंट बना रहे हैं, ऐसा ये बनाया गया क्योंकि इसको बहुत सारे टॉपिक कुछ जो है हम इम्पॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक इसमें छुटा हुआ जो ये फिगर बन रहा है, इंस्ट्रक्शन भी है, आगे इंटेंशन भी था, तो वहाँ से आपको पढ़ते, तो इसलिए इस टाइप का फिगर बनेगा। 100% इम्पॉर्टेंट है। अब हमें जो 10 इस प्रकार देख लीजिए, जो इसके अंदर सर्किल C और C1 के अंदर एवरी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहाँ भी पॉइंट है इसके फंक्शन जो है एनालिटिक होगा। तो 10 FZ/Z - A जो है एनालिटिक होगा बिटवीन कर्व C और C1। कर्व C और C1 के बीच जो ये एरिया है वो एनालिटिक होगा, क्योंकि डिफिनीशन है काची इंटीग्रल थ्योरम का कि अगर क्लोज कर्व के अंदर एवरी पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। तो एनालिटिक यहाँ नहीं एनालिटिक होगा क्योंकि ये शंकु टाइप का है, शंकु मीन छेद है, तो यहाँ पे नहीं है, ये बाहर है। देख लीजिए, इसके अंदर जो C और C1 के बीच में इस पोर्शन पे एनालिटिक होगा। तो यहाँ से आपको लिखिए 10 FZ/Z is analytic in the region is analytic in the region between C and between C and C1। मतलब कर्व C और C1 के बीच में एनालिटिक मान लेना है। 10 FZ/Z - A इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन C एंड C1 के बीच में जो एरिया है एनालिटिक है। तो बाई काची इंटीग्रल थ्योरम भी है, बाई काचीज इंटीग्रल थ्योरम भी है। क्या है, जब देख लीजिए, ये मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल ऑफ C
जो क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू बराबर होना चाहिए क्लोज इंटीग्रल C1 और एफ जेड अपान जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं आप। ये होगा एफ जेड अपान जेड माइनस ई जेनरलिटी इन द रीजन बिटवीन सी एंड C1 बाई काची इंटीग्रल थ्योरम वी हैव। तो क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड अपान जेड माइनस डी जेड की वैल्यू वही होगी, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रल का जो होगी जो इस इंटीग्रल के बराबर होगी, ये आपका डिफिनीशन है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल C1, इक्वेशन ऑफ द सर्किल C1 सर्किल ले रहे हैं, उस केस में हो जाएगा देखिए जेड माइनस ए मॉड इक्वल टू रो इज द रेडियस, रो मान ले रहे हैं। यहाँ से सर्किल है, हम यहाँ से देखिए जेड माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा रो ई टू पावर आई थीटा, वेयर रो इज द रेडियस, स्मॉल सर्किल का रेडियस है, वेयर रो इज द रेडियस इज द रेडियस स्मॉल सर्किल C1, where rho is the radius of small circle C1। सो यहाँ से निकाल लेंगे z की वैल्यू, z इक्वल टू हो गया आपका a प्लस रो ई टू पावर आई थीटा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड इक्वल टू हो गया रो ई टू पावर आई थीटा, फिर हो गया आई इंटू डी थीटा, ये हो गया डी जेड की वैल्यू। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसका इक्वेशन 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं। C1 के क्रॉसपॉन्डिंग आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकालते हैं। क्या है जो C1 की वैल्यू होगी वही ऑन द सर्किल पे निकाल रहे हैं। और यहाँ से देख लीजिए थीटा वेरी एंड, चूँकि स्मॉल सर्किल है, एंड थीटा वेरीज एज थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि सर्किल पे यहाँ बनाएंगे, किसी पॉइंट सर्किल है, पॉइंट भी सर्किल है, तो थीटा वेरी करेगा 0 से 2 पाई। उस केस में निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए इंटीग्रल ऑफ C1, ये हो गया एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो इसके बराबर हो जाएगी। सो ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई 2 पाई, और ये हो गया एफ जेड की वैल्यू आ गई एफ जेड मीन्स यहाँ से देख लीजिए ए प्लस रो, ये हो गया ई टू पावर आई थीटा, ये हो गया डिवाइड बाई जेड माइनस ए की वैल्यू हो गई रो ई टू पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू हो गई रो, ये हो गया ई टू पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, ये हो गई। यहाँ से रो कैंसिल, ई टू पावर आई थीटा कैंसिल हो गई। यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो गया इक्वल टू आयोटा 0 से 2 पाई, ये हो गया एफ ए प्लस रो ई टू पावर आई थीटा और डी थीटा हो गई। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। इन द लिमिटिंग केस देख लीजिए, अगर लिमिटिंग केस होगा तो जो सर्किल सी है हमारा, सर्किल सी एक मतलब कहेंगे कि छेद के टाइप, जैसे आपका पेज के टाइप का है, शंकु, मतलब जो हमारा सर्किल सी है श्रिंक्स टू द पॉइंट ए। श्रिंक्स मीन्स होता है आपका छिद्र, समझिए छेद, एक सर्किल पॉइंट है, छिद्र है, उसका सर्किल है। तो इन द लिमिटिंग फॉर्म एज द सर्किल C1, इन द लिमिटिंग फॉर्म द सर्किल C1, जो सर्किल C1 क्या है, श्रिंक है, श्रिंक मीन्स होता है छेद, श्रिंक्स टू द पॉइंट्स ए, मतलब जो पॉइंट ए ले रहे हैं वो श्रिंक मीन्स होता है छेद, मतलब
कोई भी बिंदु या छेद या कोई भी आपका कोई भी हो वो सर्किल का आकार का होगा। तो इन द लिमिटिंग फॉर्म द सर्किल C1 द सिंक्स टू द पॉइंट ए फ्रॉम इक्वेशन। पॉइंट ए मीन्स कि उस केस में जो उसका रेडियस रो है, जब वो बहुत ही छिद्र है, पॉइंट है, उस पॉइंट का रेडियस लिमिटिंग केस में रो टेंड टू जीरो हो जाएगा। तो देन द फ्रॉम इस केस में आपको सिंक दैट इज रो टेंड टू जीरो फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड वी हैव दैट इज रो टेंड टू जीरो। जब आपका छिद्र है तो क्या डेंसिटी इतना पॉइंट है, पॉइंट के बराबर है, तो जब पॉइंट है तो उसका रेडियस लगभग रो टेंड टू जीरो। तो लिमिटिंग फॉर्म के केस में दैट इज लिमिटिंग केस फॉर्म दैट इज रो टेंड टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन 2 बिकम्स फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। चूँकि यही चीज़ आपका ये भी है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सर बराबर है, इसके जगह पे ए भी लिख सकते हैं, C1 दोनों बराबर है। तो डी जेड इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया देख लीजिए आयोटा, ये आ गया 0 से 2 पाई, सो ये हो गया एफ ए इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आपका आयोटा इंटू एफ ए कॉन्स्टेंट हो गया और 1 का इंटीग्रल हो गया थीटा, लिमिट आ गई 0 से 2 पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका आयोटा इंटू एफ ए ब्रैकेट में, ये हो गया आपका पुट 2 पाई माइनस 0। तो ये हो गया आपका 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए फाइंड हो गया। तो ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन, ये यहाँ से हो गया एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल C1, ये है आपका एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई डी जेड। अब फ्रॉम इक्वेशन देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड से दोनों इक्वेशन सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, चूँकि आपका जो सर्किल C1 दोनों सेम है, सो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तैयार करेंगे तो 100% पेपर में आने की संभावना है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, में भी आ सकता है क्योंकि हर साल लगभग एवरी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। आप देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, सो ये हो गया आपका क्लोज इंटीग्रल C जो प्रूव करना था आपका, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू हो गया आपका, ये आ गया आपका इसकी वैल्यू, ये आ गया आपका प्रूफ हो गया, ये दोनों सब बराबर है, ये वैल्यू फाइंड हो गई आपकी, आ गई एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई। तो जहाँ ये था इस इंटीग्रल के जगह पे केवल ये इंटीग्रल नोट कर दिया हूँ, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये आपको काची इंटीग्रल फार्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी, और वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूज करेंगे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। तो दिस इज काची इंटीग्रल फार्मूला। एफ ए इक्वल टू होता है, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई क्लोज इंटीग्रल C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ई डी जेड। दिस इज काची इंटीग्रल फार्मूला, 100% इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, और शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट फार्मूला डिराइव कराएंगे, आपको कंटिन्यूअस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो ये 100% इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसको आप लोग पढ़िएगा।